हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जिलेवार सीरीज़ चल रही थी, आज उसी के तहत हम पढ़ने वाले हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। ठीक है, टिहरी से संबंधित इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। 100 से भी ज़्यादा प्रश्न मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अन्य जिलों की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे बहुत एग्जाम होने वाले हैं, जैसा आपको पता है। ठीक है, वैकेंसीज काफ़ी सारी आ चुकी है, कनिष्ठ सहायक की पहले से है और वीडियो वीपीडीओ आदि पदों पर भी वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि टिहरी को किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, टिहरी को राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है, किस वर्ष बनाया था? 1815 में। डेट कौन सी थी? 28 दिसंबर है, कहीं पर 30 दिसंबर भी बोली जाती है, लेकिन ज़्यादातर 28 दिसंबर आप मान के चलिए। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थापित करके कहाँ ले आए थे? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अगला है टिहरी राजधानी स्थापना दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है रेस्टोरेशन डे के रूप में। ठीक है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला है टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो टिहरी के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वो मिलती है स्कंद पुराण में, और वहाँ इसको क्या कहा गया था? त्रिहरि, गणेश प्रयाग आदि नाम जो इसके अन्य नाम है टिहरी के। ठीक है, तो टिहरी का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में। अगला है टिहरी के राजाओं की पारंपरिक उपाधि क्या थी? तो देखिए, जो टिहरी नरेश थे, टिहरी यानी कि पंवार वंश के जो वहाँ पर राजा राज कर रहे थे, उनकी पारंपरिक उपाधि क्या थी? उनकी उपाधि थी बोलांदा बद्रीश। ठीक है, ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है सुदर्शन शाह ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल से सहायता मांगी थी? तो देखिए, आपको पता होगा कि 1814 में सुदर्शन शाह ने पत्र लिखा था, मदद मांगी थी। किससे? जो समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, और इन्होंने मदद की थी बाद में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, और फिर आधा राज्य उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, और सुदर्शन शाह को जो राज्य दिया था उनमें क्या था? वही आया था टिहरी उनके हिस्से में। ठीक है, अगला है गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरि के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, सारे अन्य नाम किसके हैं? पुरानी टिहरी का, जो अभी डूब चुकी है टिहरी डैम के अंदर, ये सभी उसके नाम है। आपको पूछा जा सकता है कि गणेश प्रयाग किसको कहा जाता था? पुरानी टिहरी को। त्रिहरि किसका पुराना नाम है? पुरानी टिहरी का। धनुष तीर्थ किसे कहा जाता था? ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टिहरी को, जो पुरानी टिहरी थी, उसको पहले धुनारों की बस्ती भी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है गणेश प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो गणेश प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती थी? जो पुराना टिहरी था वहां पर भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती थी। ठीक है, और यहीं पर बना हुआ है, इन्हीं दोनों नदियों पर बना हुआ है टिहरी बांध। ठीक है, अगर हम भिलंगना की लंबाई की बात करें तो भिलंगना की लंबाई है 110 किलोमीटर। ठीक है, भिलंगना आती कहाँ से है? भिलंगना नदी आती है खतलिंग ग्लेशियर से, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? मेदेगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा और दूधगंगा। एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, जैसे एग्जाम में आया था शायद, कि बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? आपने वहाँ पर कनेक्ट करना है कि ये भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, धर्मगंगा किसकी है? दूधगंगा, मेदेगंगा, ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये भिलंगना की है। और भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की है, और गणेश प्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, अगला है टिहरी के निर्माण तक नई टिहरी नई टिहरी के निर्माण तक टिहरी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए, जब नई टिहरी का निर्माण हो रहा था तब तक टिहरी का मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया था? नरेंद्र नगर में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा नरेंद्र नगर इससे पहले भी टिहरी रियासत की राजधानी बना था। किस वर्ष? 1925 में। ठीक है, और नरेंद्र नगर की स्थापना कब होती है? 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना होती है। अगला है कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो देवी मंदिर है, कुंजापुरी देवी मंदिर, ये स्थित है नरेंद्र नगर में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन भी कहाँ है? नरेंद्र नगर में है। ठीक है, जहाँ पर मैं पीछे लोकेशन ना लिखूँ, आप समझ जाइएगा कि ये टिहरी में ही होगा, क्योंकि हम टिहरी जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा इसके अंदर प्रश्न हैं, लगभग 110 के आसपास हैं। नरेंद्रनगर में स्थित टिहरी नरेश के महल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उसको कहा जाता है अब आनंद स्पा के नाम से। ठीक है, पहले क्या था? ये टिहरी नरेशों का जो महल है वो था, लेकिन अब किस नाम से इसको जाना जाता है? आनंद स्पा। अगला है टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टिहरी में जो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी वो नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी, वर्ष 1938 में। कई बार वर्ष पूछ लेता है, कई बार किसने की थी ये पूछ लेता है, ये किसके काल में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, मैंने आपको बताया कि 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना होती है। कौन करते हैं? नरेंद्र शाह करते हैं। ठीक है, और 1925 में ये टिहरी रियासत की राजधानी बनती है। ठीक है, नरेंद्र नगर का अगर हम पुराना नाम देखें, पूर्व नाम देखें, तो वो क्या था? वो था औड़ातली,
और नरेंद्र शाह को सर की उपाधि किस वर्ष मिली थी? देखिए एक प्रश्न बनता है कई बार पेपर में कि किस पंवार राजा को अंग्रेजों से सर की उपाधि मिली हुई थी? तो सर की उपाधि मिली थी नरेंद्र शाह को। 1931 में इनको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्होंने पहली बार गांवों में पंचायत व्यवस्था लागू करवाई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए नरेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठे थे? 1913 में कीर्ति शाह का निधन हो जाता है, लेकिन ये उस समय 15 वर्ष के भी नहीं होते। इनका जन्म होता है 1898 में। ठीक है, 98 या 97 में इनका जन्म होता है। 1913 में कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इनका राज तिलक तो 1913 में ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद इनको मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है वहाँ इनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ से ये आते हैं 1919 में। तो जो ये सत्ता अपने हाथ में लेते हैं 1919 में लेते हैं, लेकिन राज तिलक इनका 1913 में ही हो जाता है। ठीक है, जब तक इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। सभी पंवार राजा जिन जिनकी संरक्षिकाएं थी मैंने उनके नाम बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नरेंद्र शाह की संरक्षिका और कीर्ति शाह की पत्नी कौन थी। ठीक है, अगला है टिहरी स्थित घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था, यह कब कराया गया था? तो घंटाघर जो टिहरी में स्थित है इसका निर्माण कराया गया था 1897 में, और ये कराया था कीर्ति शाह ने। टिहरी को जिले के रूप में गठित उसका विलय भारत में कर दिया गया था? तो देखिए टिहरी को जिले के रूप में गठित कर कब उसका विलय भारत में कर दिया गया था? आपको डेट के साथ इसको याद रखना है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी को एक जिले के रूप में गठित कर दिया गया और उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टिहरी को उत्तर प्रदेश में कब शामिल किया गया? तो 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, कौन थे उस समय टिहरी के नरेश? वो थे मानवेंद्र शाह, और ये टिहरी के अंतिम नरेश थे। ठीक है, ये टिहरी से 8 बार सांसद चुने गए थे। ठीक है, टिहरी का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो 3642 वर्ग किलोमीटर ये टिहरी का कुल क्षेत्रफल है, और सबसे बड़ा जो राज्य है, जिला है, उसमें ये 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, ये एक आंतरिक जिला है। देखिए आंतरिक जिलों के बारे में हमने रुद्रप्रयाग वाली वीडियो में भी देखा था, 4 जिले हैं, ये भी एक आंतरिक जिला है। अन्य कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? धनसाली है, यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। टिहरी, देवप्रयाग, धनौल्टी, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर, ये अन्य विधानसभा सीटें टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। अगर हम तहसीलों की बात करें तो देखिए जो इनकी ऑफिशियल साइट है, टिहरी जो टिहरी जिला है इसकी ऑफिशियल साइट देखें तो वहाँ पर तहसील और / उप तहसील करके लिखे हैं 14 जिले। ठीक है, तो उप तहसील शायद 2 होंगी, इसलिए यहाँ पर जो उसमें 14 लिखे हैं और बुक्स में कितना दिया है? 12। लेकिन अगर ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक 9 है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, बुक्स के अंदर 10 दे रखे हैं, लेकिन ब्लॉक कितने हैं? 9 हैं। ऑफिशियल साइट पर भी इनके ब्लॉक की संख्या कितनी है? 9 ही ब्लॉक हैं। अगला है देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और यहीं से ये दोनों गंगा के नाम से बहती हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जाता है किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, या किस स्थान से गंगा नदी बहती है? तो कौन सी है वो? देवप्रयाग से, क्योंकि यहीं पर इनका संगम होता है। ठीक है, अगर बात करें तो इन दोनों नदियों को सास बहू नदी कहा जाता है। सास किसको कहा जाता है? भागीरथी को सास कहा जाता है, और बहू कहा जाता है अलकनंदा को। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एक पिछली बार एक प्रश्न आया था कि सास बहू किन नदियों को कहा जाता है, तो अलकनंदा भागीरथी को कहा जाता है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी में सास कौन है और बहू कौन है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? देखिए अभी हमने ऊपर भिलंगना की लंबाई देखी थी, भिलंगना की लंबाई कितनी थी? 110 किलोमीटर थी। अगर हम बात करें भागीरथी की तो भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर, और अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है ये? गंगोत्री से देवप्रयाग तक है। और अलकनंदा कहाँ से आती है? चमोली में संतोपत ताल से आती है, तो वहाँ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर, और देवप्रयाग तक ही भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। फिर ये यहाँ से गंगा के नाम से बहते हैं, और हरिद्वार तक इनकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। अगला है किस स्थान पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी? तो वो स्थान कौन सा था? वो स्थान था देवप्रयाग। अगला है देवप्रयाग में भागीरथी की ओर कौन सा कुंड स्थित है? तो देखिए 2 कुंड है वहां पर देवप्रयाग में। कौन कौन से कुंड हैं? एक है ब्रह्मकुंड और एक है वशिष्ठ कुंड। ठीक है, और दोनों, एक भागीरथी की तरफ है, एक अलकनंदा की तरफ है। तो अगर पेपर आपके लिए ऐसे सेट होता है तो क्वेश्चन बन सकता है कि भागीरथी की ओर कौन सा कुंड है, क्योंकि उत्तराखंड यूके ट्रिपल से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ब्रह्मकुंड है। और अगर बात करें अलकनंदा की ओर कौन सा है, तो वशिष्ठ कुंड जो है वो अलकनंदा की ओर स्थित है, और ब्रह्मकुंड जो है वो भागीरथी की ओर स्थित है। अगला है किस क्षेत्र में कौवे दिखाई नहीं देते हैं? तो कौवे नहीं दिखाई देते हैं या कौवे नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, अगला है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तप किया था? तो उन्होंने अपने अंतिम समय में तप किया था देवप्रयाग में ही। ठीक है, और लक्ष्मण जी ने कहाँ किया था? तपोवन में, ये भी टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। ठीक है,
अगला है देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो रघुनाथ मंदिर जो है ये देवप्रयाग में है और इसकी शैली क्या है, द्रविड़ शैली है। ठीक है, रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर किसका लेख अंकित है। तो जो रघुनाथ मंदिर है इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, टिहरी गढ़वाल में है, द्रविड़ शैली में बना है और इस पर मथुरा वैराणी का एक लेख अंकित है। ठीक है, ये कौन थी मथुरा वैराणी, ये माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि माधो सिंह भंडारी किस पंवार शासक के सेनापति थे। ठीक है, चलिए अगला है किस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है देवप्रयाग को, और अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम है इंद्रप्रयाग। अगला है पुराणों में देवप्रयाग को किस नाम से जाना गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया है, देवप्रयाग को देव तीर्थ के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुराणों में क्या कहा गया है, देव तीर्थ। अगला है किस प्रयाग के संगम पर पिंडदान का विशेष महत्व है। तो पिंडदान का विशेष महत्व है कौन से प्रयाग में, आपको पता है हमारे यहाँ पंच प्रयाग है, देव प्रयाग पर पिंडदान का एक विशेष अपना ही अलग महत्व है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पंच केदार अगर आप देखें कि कौन कौन से पंच केदार है तो आप इनको याद कर सकते हैं कि वन का रुद्रदेव। ठीक है, आप ऐसे में इनको ध्यान में रख सकते हैं। वहाँ से विष्णु प्रयाग आ जाएगा, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर आखिर में देव प्रयाग। अगला है पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से किस वर्ष जोड़ा गया था। तो पौड़ी और देवप्रयाग को जोड़ा गया था 24 दिसंबर 2001 को। अगला है पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो महत्वपूर्ण है, देखिए जो उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और पूछे जाते हैं। जो अल्मोड़ा का कटार महल है वो तो कई बार आ चुका है और आता भी है, पलेठी का भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ स्थित है, ये हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अगला है टिहरी स्थित चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो जो चंद्रबदनी मंदिर है ये कहाँ स्थित है, ये टिहरी में है और कौन से पर्वत पर है, तो ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और इस मंदिर में पहले पशु बलि होती थी, इसको किसने समाप्त करवाया था, स्वामी मनमंथन ने इस पशु बलि की समाप्ति कराई थी। प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि को किसने समाप्त करवाया था, तो वो कौन थे, स्वामी मनमंथन। किस स्थान पर एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। तो प्राकृतिक श्री यंत्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है चंद्रबदनी मंदिर में। अगला है चंद्रबदनी मंदिर के लिए स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण में इस मंदिर के लिए कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ। ठीक है, अगला है वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका संबंध भी कहाँ से है, टिहरी से है। आपको एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात पता चला, कौन सा, कि इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को या किस प्रसिद्ध व्यक्ति को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है, वो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला है टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना किसने की थी। तो गढ़वाल में यानी कि टिहरी में बात हो रही है। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना की थी सत्यनारायण रतूड़ी ने 1935 में। कहाँ की थी, टिहरी में ही की थी। ठीक है, आपको केवल ये पूछा जाएगा कि बाल सभा का गठन किसने किया था और कब किया था। सत्यनारायण रतूड़ी ने 1935 में, टिहरी गढ़वाल में। अगला है भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की लोकेशन है अंजनी शैण, ये कहाँ है, टिहरी में। ठीक है, अगला है टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना कब की गई थी। तो पहली बार जनगणना कब की गई थी टिहरी रियासत में, 1921 में की गई थी। ठीक है, किसके काल में की गई थी, इस समय कौन राजा थे, नरेंद्र शाह यहाँ पर राजा थे। अगला है पुराना टिहरी किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध था। तो पुराना जो टिहरी था जो अभी डूब चुका है वो किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध था, सिंगौड़ी मिठाई के लिए। रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया था। तो रवाई परगने को टिहरी में 1824 में शामिल किया गया था और उस समय यहाँ का कमिश्नर कौन था, विलियम ट्रेल। ठीक है, आपको प्रश्न बन सकता है कि रवाई परगने को टिहरी में किसने शामिल कराया था या उस समय कमिश्नर कौन था, विलियम ट्रेल था। अगला है टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था। वो किया था सुदर्शन साहा ने। कब किया था, 1823 में। टिहरी गढ़वाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो हमारी उत्तराखंड जी के वन लाइनर की सीरीज़ है उसमें हमने डिस्कस इसको किया था। ठीक है, अगला है सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, वो है टिहरी गढ़वाल। अगला है विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी का संबंध कहाँ से है। तो गब्बर सिंह नेगी का संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है चंबा। चंबा कहाँ आता है, टिहरी गढ़वाल में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गब्बर सिंह की याद में यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है। तो 21 अप्रैल को मेला लगता है और यहाँ पर इनका एक स्मारक भी स्थित है। तो स्मारक की स्थापना कब होती है, 1925 में। ठीक है,
अगला है राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहां गंगा दशहरे पर, यहाँ पर इसको पर कर देना, ठीक है। तो गंगा दशहरे पर मेला लगता है, तो वो कौन सा सिद्धपीठ है? सुरकंडा देवी सिद्धपीठ। आपको पूछ लेगा सुरकंडा देवी सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में है, और एकमात्र है जहाँ पर गंगा दशहरे के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। नाग टिब्बा मेला भी कहाँ लगता है? ये भी टिहरी में लगता है। अन्य मेले कौन कौन से हैं? देखिए, नागराजा सेमुखे मेला ये भी कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। रणभूत कौथिग मेला ये भी टिहरी गढ़वाल में, और चंद्रबदनी मेला ये भी कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। अगला है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नाग टिब्बा कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। नाग टिब्बा की लोकेशन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। अन्य स्थल कौन सा है? वो है बूढ़ा केदार। ये दोनों पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ गुफा जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है कहाँ स्थित है? ये भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। अगला है अन्य गुफाएं कौन सी हैं? तो देखिए, जो अन्य दूसरी महत्वपूर्ण गुफा है वो है शंकर गुफा। कई बार पूछा जाता है कि शंकर गुफा कहाँ है, आपको ऑप्शन में दे देता है देवप्रयाग, जो कि सही आंसर है, ठीक है। देवप्रयाग ना दे तो फिर टिहरी गढ़वाल। अगला है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम किस पर्वत पर स्थित है? तो ये जो वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम, ये सभी के सभी किस पर्वत पर हैं? विषम पर्वत, टिहरी गढ़वाल। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी? तो देखिए, जो टिहरी राज्य आंदोलन चल रहा था वहां पर वो किसके लिए चल रहा था? वो चल रहा था प्रजातंत्र के लिए, यानी कि राजशाही को खत्म किया जाए, प्रजातंत्र को वहां पर लागू किया जाए, तो उसी के लिए वो आंदोलन चल रहा था। अगला है टिहरी आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सकलाना में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1947 को, और जो कीर्तिनगर में आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1948 को, जिसमें मौलूराम भरदारी और नागेंद्र शकलानी क्या हुए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1948 में, और सकलाना विद्रोह 1947 में। अगला है श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़वाल में, देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में होती है 1939 में, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि टिहरी प्रजामंडल है तो स्थापना टिहरी में हुई होगी, देहरादून में होती है, ठीक है। और 1939 में श्रीदेव सुमन की बात करें तो इनका जन्म होता है 1916 को, टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म होता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था श्रीदत्त बड़ोनी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिता का नाम क्या था इनका? हरिराम बड़ोनी था। और ये दिल्ली गए थे जब, जहाँ इन्होंने एक सभा का भी गठन किया था। कौन सी सभा थी? गणदेश सेवा संघ का, ठीक है। तो वहाँ ये अपने भाई के पास गए थे। इनके भाई का नाम क्या था? इनके भाई का नाम था परशुराम बड़ोनी, ठीक है। कई बार पूछ सकता है, जैसे पिछली बार इनकी पत्नी का नाम पूछा था विनय लक्ष्मी, ठीक है। तो पूछ सकता है भाई का नाम भी, तो आप भाई का नाम भी ध्यान रखिए, पिता का नाम भी ध्यान रखिए। इनका वास्तविक नाम क्या है? श्रीदत्त बड़ोनी था। इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया, और फाइनली ये 84 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और 25 जुलाई को ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शहीद किस वक्त, किस दिन हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। और कितने दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल की थी, कितने दिनों तक इन्होंने अनशन किया था? वो किया था 84 दिनों तक, ठीक है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला है वर्ष 1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, ये दिल्ली गए थे अपने भाई के पास। कौन थे इनके भाई? परशुराम बड़ोनी थे। और उन्होंने वहाँ पर 1938 में एक संघ बनाया, कौन सा था? गणदेश सेवा संघ। और बाद में इसका नाम क्या रखा गया? हिमालय सेवा संघ, ठीक है। बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर हिमालय सेवा संघ हो गया था। अगला है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह किसने कहा था? तो ये कथन जो था ये श्रीदेव सुमन का ही था, ठीक है। अगला है श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? तो श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था डॉक्टर भक्त दर्शन ने, ठीक है। सहस्त्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, और ये कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में ही ये स्थित है। अगला है सदैव बर्फ से ढका रहने वाला यम ताल कहाँ स्थित है? तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है कौन सा ताल? यम ताल, और ये किसकी लोकेशन भी? टिहरी गढ़वाल में है। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहन के ताल के नाम से प्रसिद्ध है महासर ताल, और इसकी लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई बहन का ताल कौन से ताल को कहा जाता है, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है। राजहंस के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? वो है मंसूर ताल, ठीक है। फ्रेंड देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको पूरा का पूरा सॉल्व कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। जो अभी एग्जाम आए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो पेपर हुए हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आप जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए कंटेंट यहाँ पर लाता रहूँगा। अगला है राजहंस के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो देखिए, राजहंस के लिए जो प्रसिद्ध ताल है वो है मंसूर ताल। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे इसको पूछा गया था कि किस ताल के समीप आज भी राजहंस पाए जाते हैं, वो कौन सा ताल है? मंसूर ताल है। और मंसूर ताल कहाँ स्थित है? ये भी टिहरी गढ़वाल में है, खतलिंग ग्लेशियर के सामने स्थित है। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खतलिंग ग्लेशियर के सामने कौन सा ताल स्थित है? वो है मंसूर ताल।
अगला है अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? तो अप्सरा ताल की लोकेशन कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल में है और अप्सरा ताल की लोकेशन बूढ़ा केदार के समीप है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के बूढ़ा केदार जो जगह है वहाँ पर है ये, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है शत्रुताल कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। शत्रुताल ये भी टिहरी गढ़वाल में है। परियों का देश किस पर्वत का उपनाम है? तो देखिए कौन सा पर्वत है जिसका उपनाम क्या है? परियों का देश, यह है खेंट पर्वत और इसकी लोकेशन भी टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को, ठीक है। नरेंद्र नगर के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि इसका पूर्व नाम क्या था? ओडाथली, ठीक है। अगला है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंबा में, चंबा टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो टिहरी डैम है ये कौन सी नदियों के संगम पर बना है? ये बना है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, गणेश प्रयाग में, ठीक है, इनका संगम होता था। गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी का ही नाम है। अगला है टिहरी परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था 1972 में, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा कि योजना आयोग ने टिहरी जो परियोजना थी इसको मंजूरी कब दी? 1972 में दी थी, ठीक है। और उसी वर्ष इसका शिलान्यास कर दिया गया था, ठीक है। काम शुरू नहीं हुआ था, इसका निर्माण शुरू हुआ 1978 में। कौन इसका निर्माण कर रहा था उस समय? यूपी का जो सिंचाई विभाग था, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो इसका निर्माण कर रहा था, लेकिन काफ़ी धीमी गति से काम कर रहा था। तो फाइनली क्या हुआ? केंद्र सरकार ने 1988 में टिहरी का कार्य अपने हाथों में ले लिया और 1989 में अगले ही साल उन्होंने THDC का गठन कर दिया, ठीक है। और फिर इसकी जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी। तब टिहरी डैम का निर्माण किसने कराया? THDC ने करवाया। इसकी स्थापना 1989 में होती है। और टिहरी डैम का डिज़ाइन किसने बनाया? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टिहरी डैम का डिज़ाइन बनाया था जेम्स ब्रून ने, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम है और विश्व में चौथे नंबर का ये सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी? 260.5 मीटर। अगला है टिहरी परियोजना के कुल कितने राज्य हिस्सेदार हैं? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए टिहरी परियोजना ये इसके 3 हिस्सेदार है। कौन कौन से? उत्तराखंड तो है ही, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है। ये तीनों इसके हिस्सेदार हैं। अगला है टिहरी बांध से दिल्ली को कितना क्यूसेक पीने का पानी प्राप्त होता है? तो टिहरी जो ये डैम है, बांध है, इससे दिल्ली को 300 क्यूसेक पीने का पानी प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक पानी प्राप्त होता है। प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली को कितना पानी मिलता है और यूपी को कितना मिलता है? तो टोटल आपको ध्यान रखना है, दिल्ली को 300 और यूपी को 200। बांध की ऊंचाई मैं आपको बता चुका हूँ 260.5 मीटर। इसके जलाशय का क्षेत्रफल कई बार पूछ लेता है कि टिहरी डैम का जो जलाशय है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्षेत्रफल कितना है उसका? तो वो है 42 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगला है शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना थी? तो शुरुआती दौर में जो टिहरी परियोजना थी 600 मेगावाट की परियोजना थी। लेकिन क्या हुआ 1986 में जो रूस के राष्ट्रपति थे, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, ये भारत यात्रा पे आते हैं और ये तब क्या करते हैं? टिहरी परियोजना में सहयोग के लिए ये हस्ताक्षर वहाँ पर एक होता है और ये तब परियोजना 600 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 2400 मेगावाट की हो जाती है। आपको पूछा जाता है किस वर्ष रूस के साथ हस्ताक्षर हुए थे? तो 1986 में ये हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो देखिए टिहरी डैम का जो पहला चरण शुरू हुआ था ये 30 जुलाई 2006 को समर्पित हो गया था देश के लिए, ठीक है। और 1000 मेगावाट यहाँ से शुरू हो गया था। टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? टिहरी डैम का सर्वप्रथम विरोध किया था कमलेंदुमती शाह ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया था? तो ठीक है, टिहरी डैम विरोधी समिति जो बनाई गई थी ये कब बनाई गई? 1978 में। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू होता है, हमने देखा था ना ऊपर कि निर्माण कार्य भी 78 में शुरू हुआ, वैसे ही विरोधी समिति का भी गठन हो जाता है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? विद्यासागर नौटियाल। राष्ट्र का गाँव राष्ट्र गांव की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, यहाँ पे इसको का कर देना, इसको सा हटा देना। राष्ट्र गांव की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये संज्ञा दी गई है टिहरी परियोजना को, ठीक है। टिहरी परियोजना को क्या कहा जाता है? राष्ट्र का गांव। अगला है टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? टिहरी डैम का जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर, और अगर हम बात करें स्थानीय नाम की तो वो है सुमन सागर, ठीक है। स्वामी रामतीर्थ सागर की बात करें तो देखिए 1906 में इन्होंने यहाँ पर जल समाधि ले ली थी। और फिर सुमन की अगर हम बात करें श्रीदेव सुमन की, तो जब इनकी मृत्यु होती है 84 दिन की भूख हड़ताल के पास, तो इनकी जो डेड बॉडी होती है उसको जो जेल के अधिकारी होते हैं वो इसी नदी में, जो यहाँ पर भिलंगना नदी थी, उसी में वो आकर फेंकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम पे रखे गए हैं स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। टिहरी का आधिकारिक नाम है और इसका जो स्थानीय नाम है, लोकल नाम है, वो क्या है? सुमन सागर।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ किस वर्ष टिहरी आए थे? तो देखिए स्वामी रामतीर्थ जो थे ये 1902 में टिहरी में आए थे। उस समय राजा कौन थे टिहरी के? कीर्ति शाह उस समय नरेश थे। ठीक है, शासक कौन थे? कीर्ति शाह। अगला है, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में किस वर्ष समाधि ली थी? कहा जाता है कि इन्होंने 1906 में टिहरी में जल समाधि ले ली थी इन्होंने। ठीक है, ये वहाँ पर स्नान कर रहे थे, उसके बाद इनको कुछ पैर और फिसला था और वहाँ पर इनकी क्या हो गई थी? जल समाधि इन्होंने ले ली थी। ठीक है, कीर्ति शाह इनसे काफ़ी सारा प्रभावित थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को धर्म, जो उस समय अधिवेशन चल रहे थे पूरे विश्व में चल रहे थे, ठीक है, जापान में चल रहा था उस समय, ठीक है, काफ़ी धर्म जो ज्ञानी थे वो वहाँ पर जमा हो रहे थे अपने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर, ठीक है, उनका प्रचार करने के लिए। तो स्वामी रामतीर्थ को कीर्ति शाह ने अपने खर्चे पर कहाँ भेजा था? जापान भेजा था। ठीक है, आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला है, टिहरी बांध से राज्य को कितने प्रतिशत बिजली मुफ्त में मिलती है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से 12% की बिजली यहाँ पर उत्तराखंड को मुफ्त मिलती है। क्यों मिलती है? रॉयल्टी के तौर पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली फ्री मिलती है? वो है 12%। तो टिहरी डैम से भी इतनी ही मिलती है। ठीक है, अगला है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? तो कौन सा आंदोलन चला था? वो था रक्षा सूत्र आंदोलन, 1994 में चला था। प्रश्न देखिए ऐसे बनता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ चला था? ये चला था टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में चला था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेश भाई करके कोई व्यक्ति थे, वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। अगला है, टिहरी में रवाई आंदोलन किसके खिलाफ चला था? तो जो रवाई आंदोलन था ये भी टिहरी में चलता है। ये चला था जो नए वन कानून आए थे उनके विरोध में ये चला था। ठीक है, नए वन कानून में क्या कहा गया था कि अगर राज्य को, यानी कि जो टिहरी रियासत है उसको ऐसा लगता है कि आपकी ज़मीन राज्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो आपकी ज़मीन को भी जंगल घोषित कर सकते हैं, आपकी ज़मीन को अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो इस कानून का विरोध किया गया था, उसी का नाम क्या था? रवाई आंदोलन। ठीक है, रवाई कांड ये तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? तो रवाई कांड ये तिलाड़ी कांड घटित हुआ था 30 मई 1930 को। और इस कांड पर गोलियां किसने चलवाई थी? देखिए आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था वहां पर, और उसके ऊपर गोलियां चलवा दी थी जो समय टिहरी के दीवान थे, टिहरी रियासत के जो दीवान थे, कौन थे? चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, इनको जनरल डायर भी कहा जाता है उत्तराखंड का। अगला है, आज़ाद पंचायत का संबंध किस कांड से है? तो देखिए अभी हमने देखा रवाई गोली कांड से। 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ स्थित है? तो 5 सड़कों वाला चौराहा जो है इसकी लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में। अगला है, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वानिकी विश्वविद्यालय की लोकेशन भी है रानी चौरा टिहरी में। अगला है, टिहरी जिले का रंजघेवा क्षेत्र किस खनिज का पर्याप्त भंडार है? तो जो टिहरी जिले में रंजघेवा क्षेत्र है ये किसका पर्याप्त भंडार है? ये है फॉस्फोराइट का पर्याप्त भंडार है। अगला है, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो पौनी टूटी ये टिहरी रियासत में था और ये एक प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स था। ठीक है, यानी कि आयात निर्यात कर। अगला है, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, इन्होंने 1920 में टिहरी में जो पहला कृषि बैंक था उसकी इन्होंने स्थापना करी थी। अगला है, प्रसिद्ध तोता घाटी का विस्तार किस जनपद में है? तो जो तोता घाटी है, पैरट वैली है, ये कहाँ स्थित है? ये टिहरी और पौड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ पे ध्यान रखने हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए श्रीदेव सुमन की विश्वविद्यालय जो ये कहाँ स्थित है? ये टिहरी में जो बादशाही हॉल है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 2012 में। ठीक है, देखिए जो 2010 में क्या किया गया था कि जो एचएनबी कॉलेज था, जो एचएनबी है, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, उससे इसका जो टिहरी का जो परिसर था उसको अलग कर दिया गया था 2010 में और नाम दे दिया गया दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। ठीक है, लेकिन 2012 में इसका नाम क्या कर दिया गया? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब भी, तो आपको शायद दोनों ऑप्शन ना दे, 2012 देगा। ठीक है, तो आपको 2012 पे ही टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नाम परिवर्तन पूछा तो आप बता सकते हैं कि शुरुआत में क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय था और बाद में क्या नाम कर दिया गया था? श्रीदेव सुमन। अगला है, टिहरी रियासत टिहरी का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो टिहरी का इतिहास है ये लिखी है शिव प्रसाद डबराल ने। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट किस जनपद में स्थित है? तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसकी लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में। अगला है, टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना किसने कराई थी? अमृतलाल ठक्कर ने। अगला है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हिमालयी नक्षत्र वेधशाला ये भी देवप्रयाग में है, टिहरी में। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकेडमी, इसकी लोकेशन भी टिहरी गढ़वाल में है। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 2014 में। सीता नस्युम पट्टी वहाँ स्थान है जहाँ पर सीता माता पृथ्वी में समाई थी, ये किस जनपद में स्थित है? तो इसकी लोकेशन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में ही इसकी लोकेशन है। ठीक है, अगला है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा
की शुरुआत किस पंवार राजा ने करवाई थी? यहाँ पर इसको की कर देना। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करवाई थी पंवार राजा प्रताप शाह ने। ठीक है, अगला है सुदर्शन शाह के बाद कौन टिहरी नरेश बना था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है भवानी शाह। देखिए, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद भवानी शाह टिहरी के नरेश बने थे, और इनसे एक प्रश्न यह आता है कि कौन सा टिहरी का राजा अंग्रेजों की मदद से शासक बना था? तो वो कौन था? भवानी शाह। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारी जिले वाली सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, और जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मेरे ख्याल से 4 जिले या 5 जिले और रह गए हैं, उसके बाद में सभी जिलों की जो 13 के 13 जिलों की ये PDF है, मैं इन सबको कंपाइल करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में इनको अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारी कंप्लीट एक PDF बनाकर आपको दे दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, आप इसको आराम से डाउनलोड कर लेंगे, आपको केवल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन का संबंध किससे था? तो टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन का संबंध था मजदूरों से। अगला है राज्य में कितने स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं? तो भूकंप मापी स्टेशन जो है ये 3 जगहों पर लगाए गए हैं। कौन कौन से? एक लगाया गया है देहरादून में, एक लगाया गया है टिहरी में, और एक लगाया गया है चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, टिहरी की बात करें तो टिहरी जो है ये भूकंप जोन 4 में आता है। ठीक है, अगला है खतलिंग ग्लेशियर किन जनपदों के संगम पर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है टिहरी और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के संगम पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खतलिंग ग्लेशियर कौन कौन से जो जनपद है वहाँ पे? तो ये है टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, लेकिन मैक्सिमम जो इसका हिस्सा है वो कहाँ है? टिहरी में, इसलिए इसको टिहरी में ही बोला जाता है। अगला है राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो सर्वाधिक झाड़ियाँ भी टिहरी गढ़वाल में हैं। जौराई बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देखिए, जौराई बुग्याल की लोकेशन है टिहरी गढ़वाल में। अन्य बुग्याल कौन से हैं? खारसोली बुग्याल और कोटली बुग्याल, ये सारे कहाँ हैं? इनकी लोकेशन भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है किस जनपद से यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं? तो यूरेनियम पाने के संकेत कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की किस यात्रा को 5वां धाम कहा जाता है? तो 5वां धाम यात्रा किसको कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है इसी को 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। अगला है टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, मानवेंद्र शाह का जन्म होता है 1921 में, और 1946 में इनका क्या हो जाता है? राज्य अभिषेक इनका हो जाता है। ठीक है, और 2007 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रश्न पेपर में बन चुका है कि मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब होती है? ठीक है, 2007 में होती है। अगला है किसे पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। इनका जन्म 1933 को होता है। कहाँ होता है? टिहरी गढ़वाल में ही इनका जन्म होता है। ठीक है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, उत्तर बयां है, टिहरी की कहानियाँ, सूरज सबका है, और इनकी आत्मकथा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि मोहन गाता जाएगा ये किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है, और 2012 में इनका निधन हो चुका है। अगला है गोपेश्वर कोठियाल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गोपेश्वर कोठियाल जो थे इनका जन्म होता है उदखंडा गांव में। कहाँ पर है ये? टिहरी गढ़वाल में ही ये है। ठीक है, कहाँ है? उदखंडा गांव, टिहरी गढ़वाल में। दूसरा, इनसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछा जाता है वो क्या है कि देहरादून से जो युगवाणी आया था, युगवाणी जो अखबार आया था, इसको किसने प्रकाशित किया था? तो इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे गोपेश्वर कोठियाल। इनके साथी भी थे, इनके साथ भगवती प्रसाद पांथरी भी थे, तेजराम भट्ट भी थे, लेकिन बाद में इसका जो पूरा कार्य था वो किसने किया था? गोपेश्वर कोठियाल ने ही किया था। इनका संबंध टिहरी से 1909 में इनका जन्म होता है। अगला है लीलाधर जगुड़ी का संबंध किस जिले से है? तो लीलाधर जगुड़ी आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, 2018 में इनको व्यास सम्मान मिल चुका है। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो लीलाधर जगुड़ी का संबंध भी टिहरी गढ़वाल से है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 1944 को धंगल गाँव में इनका जन्म होता है, जो कि टिहरी में है। ठीक है, अगर इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1997 में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, अनुभव के आकाश में चांद इस रचना के लिए। ठीक है, इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला है मसूरी से किसने हिमाचल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हिमाचल नामक पत्रिका कहाँ से आती थी? ये मसूरी से आती थी, और इसका प्रकाशन किया था सत्यप्रसाद रतोड़ी ने। इनका जन्म भी टिहरी में होता है 1908 में। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, ठीक, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, जैसे गढ़वाल गौरव गाथा। ये पेपर में पूछी गई है, आपको डायरेक्टली पेपर में देता है कि गढ़वाल गौरव गाथा किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? सत्यप्रसाद रतोड़ी की है। ठीक है, अगला है टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा, ये भी किसकी रचना है? इन्हीं की है। और नरेंद्र हिंदू लो, ये भी किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। अगला है बांसुरी बजती रही किसकी प्रसिद्ध रचना है? बांसुरी बजती रही ये रचना है गोविंद चाचा की, और ये भी एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आपको केवल इनको ध्यान रखना है। जन्म कब हुआ था इनका? 1933 को इनका जन्म होता है।
सरकाशैनी गांव में, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अन्य रचना कौन कौन सी है इनकी कुछ प्रमुख, वह है केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रिकाओं की बात करें तो इनकी पत्रिका है अंगारा और रेबार, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रश्न पूछेगा कि अंगारा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, किसने किया था, गोविंद चातक जी ने किया था। इनका एक ग्रंथ भी है, ग्रंथ का भी नाम पूछा जा सकता है, वो है आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा राकेश मोहन। ये किसका ग्रंथ है, ये है गोविंद चातक का, ठीक है। अगला है संसद और संसदीय प्रक्रिया किसकी किताब है, तो संसद और संसदीय प्रक्रिया जो ये पुस्तक है ये लिखी है परिपूर्णानंद पेन्युली ने लिखी है, ठीक है। इनका जन्म भी टिहरी गढ़वाल में होता है, 1924 में होता है। 1977 में टिहरी में इन्होंने क्या किया था, मानवेंद्र शाह को हराया था, ठीक है। ये टिहरी से सांसद चुने गए 1977 में, और मानवेंद्र शाह को हराने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ जो इनसे महत्वपूर्ण है कि जब टिहरी विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे तो 3 लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से ये एक थे। अन्य 2 कौन होंगे इनका मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे मिला नहीं इसके बारे में, लेकिन जहाँ तक लॉजिक कहता है कि अन्य 2 कौन होंगे, एक मानवेंद्र शाह खुद होंगे और एक समय उस समय के जो भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है, वो जो गवर्नर जनरल थे, ये तो वो होंगे, तो ये हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप जानते हैं इसके बारे में कुछ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसको, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन परिणामपूर्ण जो पेन्युली हैं ये उन तीनों में से एक थे, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे देशी राज्य और जन आंदोलन और नेपाल का पुनर्जागरण, किसकी रचना है, परिपूर्णानंद पेन्युली की। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण 2009 में मिला था। इनका जन्म मरोड़ा गांव टिहरी में होता है। 1981 में इनको पद्मश्री मिल रहा था लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। 1985 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 85 या 86 होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको करेक्ट करना। अगला है उत्तराखंड का गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी का जन्म कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, तो इनका जन्म 1924 में होता है और अखोड़ी गांव में होता है, ठीक है। कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में है। और ये किस नृत्य में पारंगत थे, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में पारंगत थे, तो ये केदार नृत्य जिसको मंडाण नृत्य भी बोला जाता है, ये उसमें पारंगत थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इनका जो जन्म दिवस है 24 दिसंबर उसको किस रूप में मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है जीवन ज्योति एवं माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी पुस्तक है, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, ये है कमलेंदुमती शाह के। 1952 में लोकसभा से ये सांसद बनी थी और पद्म भूषण इनको 1958 में मिल चुका है, ठीक है। पद्म भूषण पाने वाली ये पहली महिला है उत्तराखंड की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जीवन ज्योति और माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका ये किसकी किताब है, कमलेंदुमती शाह की। ये मानवेंद्र शाह की माता थी, ठीक है। अगला है गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो गौरा देवी जिनको चिपको वुमन कहा जाता है, इनका जन्म होता है कहाँ, लाता गांव में, टिहरी गढ़वाल में 1925 में, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, मेहरबान सिंह नेगी इनके पति का नाम था। चिपको आंदोलन 1974 में इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। चिपको वुमन इनको कहा जाता है। और पहला जो वृक्ष मृत पुरस्कार है 1986 में इनको भी ये मिला था, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ियों की बात देख लेते हैं। देखिए जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है, आप इनको अच्छे से जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सुभाष राणा, सुषमा राणा और सुभाष राणा और प्रवीण रावत, ये सभी क्या है, निशानेबाज हैं और सभी का संबंध कहाँ से है, टिहरी गढ़वाल से है। कुछ आंकड़े देख लेते हैं अब कि राज्य की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत टिहरी गढ़वाल में निवास करती है, तो कुल 6% लगभग जनसंख्या कहाँ है, टिहरी गढ़वाल की है राज्य का, ठीक है। 7वें नंबर पर ये जनसंख्या के मामले में। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है, 6,18,931 लोग यहाँ रहते हैं, 7वें नंबर पर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो टिहरी रियासत का जनसंख्या घनत्व है 6वें नंबर पर है, ये 170 इसका घनत्व है। दशकीय वृद्धि दर भी यहाँ पर ज़्यादा कम है। तो आपको देखिए जो सबसे नीचे या सबसे ऊपर होते हैं बस आपको उन राज्यों के बारे में या उन जिलों के बारे में पढ़ना है। तो ये 13वें से 11वें नंबर पर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दशकीय वृद्धि दर कितनी है यहाँ की, लगभग 2.5% है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात यहाँ पर 1080 के करीब है, 5वें नंबर पर है। साक्षरता दर लगभग 75% है, 11वें नंबर पर है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 90 के आसपास है और 10% नगरीय जनसंख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टिहरी गढ़वाल का जिला जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 110 क्वेश्चंस देखे इसके अंदर हमने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और बहुत ही जल्द अन्य जिलों की भी मैं वीडियो बनाकर और उसके बाद एक कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर 13 के 13 जिलों की वीडियो मैंने ऐसे बनाई और ऐसे ही प्रश्न मैंने हर वीडियो में लिखे हैं। जैसे आपने देखा होगा नैनीताल वाली वीडियो के अंदर लगभग 119 क्वेश्चन थे, चमोली के अंदर भी 70-80 क्वेश्चन थे, पौड़ी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन थे। उन सभी की मैं कंबाइन वीडियो बनाकर, कंबाइन PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।